कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम का एक आदमी दिखाई देता है। मैक्स एक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में कुछ बेहद अहम फाइलें लेकर पहुंचता है। मैक्स यहाँ एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। उसका सपना है कि वह जल्द से जल्द एक फील्ड एजेंट बने, क्योंकि वह पूरे दिन फाइलों और कंप्यूटर के सामने बैठकर काम नहीं करना चाहता। वह बाहर जाकर असली एक्शन करना चाहता है। जब मैक्स अपने दोस्तों ब्रूस और लॉयड से बात कर रहा होता है, तभी अचानक एजेंट 23 की एंट्री होती है। एजेंट 23 उनके ऑफिस का सुपरस्टार है। वो अभी अभी एक बेहद खतरनाक मिशन पूरा करके लौटा है, इसलिए पूरा ऑफिस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत करता है। थोड़ी देर बाद एक मीटिंग शुरू होती है, जिसमें मैक्स सभी को काओस नाम के एक आतंकवादी संगठन के बारे में ब्रीफ करता है। मैक्स बताता है कि पिछले कुछ दिनों से काओस के ऑपरेटिव्स एक न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमें काओस के लीडर की भी झलक दिखाई जाती है। वो अपने आदमियों के साथ मिलकर एक इमारत से कुछ चुराता है और फिर पूरी इमारत को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद कहानी फिर से इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में लौट आती है। मैक्स अब अपने चीफ के सामने बैठा है। चीफ उससे कहता है, तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एजेंट नहीं बना सकता। अंदर ही अंदर चीफ को लगता है कि मैक्स अभी फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैक्स का दिल न दुखे, इसलिए वह कहता है, बड़ी, तुम एक टॉप क्लास डेटा एनालिस्ट हो, तुम्हारी जगह कौन लेगा? फील्ड में काम करने वालों की तो हमारे पास पहले से ही भरमार है। ये सुनकर मैक्स बहुत उदास हो जाता है। वो उदास मन से बाहर घूम रहा होता है, तभी अचानक सड़क पर उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर मैक्स पूछता है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लेकिन वो लड़की ज्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मैक्स वापस हेडक्वार्टर पहुँचता है। वहाँ का हाल देखकर उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले ही यहाँ हमला हुआ है। वहीं उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिससे उसकी सड़क पर टक्कर हुई थी। जब मैक्स उससे पूछता है कि वह कौन है, तो वह कहती है, मैं एजेंट 99 हूँ। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मैक्स के पास कोई बंदूक नहीं होती, इसलिए वो फायर होस पाइप के धातु वाले सिरे को उठा लेता है। जैसे ही कुछ लोग उनकी ओर बढ़ते हैं, मैक्स पाइप से उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वह पास रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और एक आदमी के सिर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल मैक्स को एहसास होता है कि जिन लोगों पर उसने हमला किया वे उसकी अपनी ही टीम के थे। दरअसल मैक्स ने गलती से चीफ के सिर पर ही फायर एक्सटिंग्विशर मार दिया था। खैर, अगले दिन चीफ सभी अहम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग शुरू होने से पहले मैक्स सुझाव देता है, चलो कोन ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना देता है, ताकि कोई बाहर वाला उनकी बातचीत न सुन सके। लेकिन जैसे ही वे इसे ऑन करते हैं, वे आपस में भी एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। हर किसी के सिर के ऊपर अलग अलग कोन बन जाता है। आखिरकार चीफ कहता है, छोड़ो इस बेवकूफी को, मीटिंग नॉर्मल ही करते हैं। चीफ समझाता है कि उन्हें शक है कि हेडक्वार्टर पर हुआ हमला काओस ने ही किया है। उसे जानकारी मिली है कि पिछले 3 महीनों में भारी मात्रा में न्यूक्लियर सामग्री, खासकर यूरेनियम, गायब हो चुका है। चीफ ये भी बताता है कि काओस ने उनका सिस्टम हैक कर लिया है और अब उनके पास सभी एजेंट्स की पहचान है। पिछले कुछ दिनों में उनके कई एजेंट एक एक करके मारे जा चुके हैं। फिर चीफ एक आदमी की फोटो दिखाता है और कहता है, हम काओस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये आदमी क्रिस्टिक उनका सबसे बड़ा सप्लायर है। इसी के जरिए हम काओस तक पहुंच सकते हैं। काओस के न्यूक्लियर हथियार बनाने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि यह आदमी इस वक्त कहाँ है। तुरंत मैक्स बोल पड़ता है, वह रूस में है। मैंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था, क्या कोई मेरी रिपोर्ट पढ़ता भी है? इस पर चीफ जवाब देता है, इतनी लंबी और डिटेल रिपोर्ट कौन पढ़ता है? क्योंकि अब काओस को सभी एजेंट्स की पहचान पता चल चुकी है, इसलिए चीफ फैसला करता है कि एजेंट 99 के साथ एक नया एजेंट भेजा जाएगा, एजेंट 86। इसकी वजह ये होती है कि एजेंट 99 की हाल ही में प्लास्टिक सर्जरी हुई है, इसलिए अब कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर मैक्स चौंकते हुए पूछता है, ये सब ठीक है, लेकिन एजेंट 86 कौन है? चीफ मैक्स की ओर देखता है और कहता है, तुम। ये सुनते ही मैक्स पहले तो रिएक्ट नहीं करता, फिर वो कोन ऑफ साइलेंस उठाता है, एक तरफ जाकर दीवार की ओर मुंह करता है और चिल्लाने लगता है, ये तो कमाल हो गया, मुझे प्रमोशन मिल गया। लेकिन डिवाइस खराब होता है, इसलिए उसकी आवाज सबको सुनाई देती है। मैक्स पलटकर ऐसे दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एजेंट 99 झुंझलाकर कहती है, मैं इस बेवकूफ के साथ काम नहीं करने वाली। लेकिन चीफ सख्ती से जवाब देता है, जो फैसला हो गया हो गया। मिशन पर जाने से पहले ब्रूस और लॉयड मैक्स को एक नया गैजेट देते हैं जो उन्होंने हाल ही में बनाया होता है। उस छोटे से डिवाइस में तरह तरह के हथियार छुपे होते हैं। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 फ्लाइट में बैठते हैं। यात्रा के दौरान एजेंट 99 को उनके पीछे बैठे एक लंबे चौड़े ताकतवर आदमी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि ये भारी भरकम आदमी एक असैसिन हो सकता है। हाँ, इस फिल्म में खली भी है। थोड़ी देर बाद जब मैक्स अपने जूते से चिपकी हुई च्यूइंग गम निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो पीछे बैठा आदमी गलत समझ लेता है और सोचता है कि मैक्स के जूते में बम है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है,
इस आदमी के पास बम है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और मैक्स को पकड़ लेता है। वह मैक्स के हाथ बांध देता है और उसे सामने वाली सीट पर बैठा देता है। चीफ की योजना के मुताबिक अब कूदने का समय होता है। मैक्स किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और टॉयलेट की ओर भागता है। वहां वो वही गैजेट निकालता है जो ब्रूस ने उसे दिया था। वो उस डिवाइस को अपने मुंह में रखकर छोटे छोटे डार्ट चलाने लगता है ताकि हाथों में बंधी जिप टाई टूट जाए। लेकिन मैक्स बेहद अनाड़ी होता है। एक डार्ट उसके पैर में लगता है, एक उसके कान में, एक उसके गाल में और आखिरी डार्ट जिप टाई तोड़ देता है, लेकिन सीधे इजेक्ट बटन में जा लगता है। नतीजा ये होता है कि मैक्स बिना पैराशूट के ही प्लेन से बाहर कूद जाता है। जैसे ही मैक्स बाहर गिरता है, एजेंट 99 तुरंत टॉयलेट में पहुंचती है। वहां वो 2 पैराशूट देखती है और समझ जाती है कि ये बेवकूफ बिना पैराशूट के कूद गया है। बिना वक्त गवाए वह एक पैराशूट पहनती है और उसके पीछे कूद जाती है। थोड़ी देर बाद खली भी बचा हुआ पैराशूट पहनकर कूद जाता है। कुछ समय बाद एजेंट 99 हवा में ही मैक्स तक पहुंच जाती है, उसे पकड़ती है और अपना पैराशूट खोल देती है। लेकिन तभी खली भी उन तक पहुंच जाता है और हवा में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले खली हमला करता है और एजेंट 99 का पैराशूट फाड़ देता है। फिर वह एजेंट 99 और मैक्स दोनों को पकड़ लेता है। एजेंट 99 पूरी ताकत से इमरजेंसी पैराशूट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताकतवर खली उन्हें कसकर पकड़े रहता है। तभी एजेंट 99 पलटकर खली को किस कर लेती है। ये देखकर रेसलर कुछ पलों के लिए पूरी तरह चौंक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर एजेंट 99 और मैक्स अपना पैराशूट खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। किसी तरह खली भी बच जाता है। जमीन पर उतरने के बाद मैक्स और एजेंट 99 एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। जब मैक्स वॉशरूम जाता है तो वहां वह 2 आदमियों की बातचीत सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर मैक्स को शक होने लगता है। जैसे ही उन आदमियों में से एक मैक्स के पास आता है, उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है। ये घड़ी भी ब्रूस और लॉयड ने ही बनाई होती है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ इसके पास आता है, यह बीप करने लगती है। मैक्स बाहर आकर एजेंट 99 से कहता है, बाथरूम में एक आदमी है। जब मैं उसके पास गया, मेरी घड़ी बीप करने लगी। मुमकिन है कि वह न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी में शामिल हो। ये सुनकर दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। उसका पीछा करते करते वे क्रिस्टिक के घर तक पहुंच जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज रात वहां एक पार्टी होने वाली है। इसके बाद मैक्स एजेंट 99 से कहता है, अब देखना, मैं अपने गैजेट से सिर्फ एक वार में उस गार्ड को सुला दूंगा। लेकिन फूंक मारते वक्त वो इतनी जोर से सांस खींच लेता है कि सेडेटिव डार्ट सीधे उसके अपने गले में चला जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि एजेंट 99 उसके सामने खड़ी है और पार्टी के लिए तैयार हो रही है। उसने खुद के साथ साथ मैक्स को भी पार्टी के हिसाब से तैयार कर दिया होता है। इसके बाद दोनों क्रिस्टिक की पार्टी में एंट्री करते हैं। जब वे क्रिस्टिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक खुद क्रिस्टिक एजेंट 99 के पास आता है और पूछता है, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? एजेंट 99 हाँ कहती है और उसके साथ डांस करने लगती है। दूसरी ओर मैक्स क्रिस्टिक का कंप्यूटर ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसमें मौजूद जानकारी के जरिए वे काउस तक पहुंच सके। लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी मैक्स को कोई कंप्यूटर नहीं मिलता। कुछ समय बाद एजेंट 99 मैक्स को बताती है कि क्रिस्टिक का ऑफिस गेस्ट हाउस में स्थित है। जब दोनों गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहां बहुत सारे गार्ड तैनात हैं। तभी हेडक्वार्टर में मौजूद एक आदमी उन्हें एक वैकल्पिक रास्ते के बारे में बताता है। इस दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करके वे किसी तरह गेस्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्रिस्टिक के कंप्यूटर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। उन्हें अभी भी कई लेजर सिक्योरिटी सिस्टम्स को पार करना होता है। वे समझ जाते हैं कि अगर कोई भी चीज इन लेजर्स के संपर्क में आई तो वह तुरंत जल जाएगी। एजेंट 99 बेहद लचीले और खूबसूरत अंदाज में लेजर्स को पार कर लेती है, जबकि मैक्स उसे अजीब नजरों से घूरने लगता है। एजेंट 99 कहती है, ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें भी यही करना है। अब लेजर्स पार करने की बारी मैक्स की होती है। शुरुआत में वह ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी एक चूहा उसके सूट के अंदर घुस जाता है। इसकी वजह से मैक्स अनचाहे ढंग से हिलने डुलने लगता है। एजेंट 99 कहती है, अपने आप पर काबू रखो। लेकिन जब चूहा सीधे उसके नाजुक हिस्से की ओर बढ़ रहा हो तो भला कोई अपने आप पर काबू कैसे रखे? चूहे की वजह से मैक्स का सूट कई जगहों से जल जाता है, लेकिन किसी तरह वह भी लेजर्स को पार करने में कामयाब हो जाता है। क्रिस्टिक के कंप्यूटर के डेटा से उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसने बम बनाने का सामान मॉस्को की एक बेकरी में भेजा था। लेकिन इससे पहले कि वे और जानकारी निकाल पाते, क्रिस्टिक के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद मैक्स और एजेंट 99 जमकर लड़ते हैं और क्रिस्टिक के आदमियों को ढेर कर देते हैं। मैक्स की फाइटिंग स्किल्स देखकर एजेंट 99 काफी प्रभावित होती है, क्योंकि अब तक उसे लगता था कि मैक्स के साथ काम करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद दोनों मॉस्को की उस बेकरी की ओर निकलते हैं जहां कुछ दिन पहले क्रिस्टिक ने बम का सामान भेजा था। अंदर जाने से पहले एजेंट 99 मैक्स को एक कैप्सूल जैसा डिवाइस देती है ताकि दोनों आपस में बात कर सके। इसके बाद वे अलग अलग रास्तों से बेकरी में दाखिल होते हैं। बेकरी के अंदर मैक्स की मुलाकात 2 गुंडों, सीग और स्टारकर से होती है।
मैक्स खुद को एक माफिया डॉन की तरह पेश करने लगता है और कहता है कि वो उनसे डील करने आया है। लेकिन तभी सीग उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एजेंट 99 चोरी छिपे बेकरी में घुसने की कोशिश करती दिखाई देती है। सीग समझ जाता है कि मैक्स भी उसी औरत के साथ है और वह अपने साथी स्टार्कर को मैक्स को मारने का आदेश दे देता है। अब मैक्स बहुत ही अजीब और भद्दे तरीके से स्टार्कर पर हमला करने की कोशिश करता है। स्टार्कर खुद कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये किस तरह का जोकर है, लेकिन तभी मैक्स सामने रखी टेबल को धक्का देता है और स्टार्कर की टांगों के बीच जोरदार वार करता है और अगले ही हमले में उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ छोटे से रेडियो डिवाइस की मदद से एजेंट 99 को भी पता चल जाता है कि सीग अब उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वह भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान मैक्स उस जगह पर भारी मात्रा में हथियार और बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल देखता है। अब मैक्स बहुत सावधानी से पूरे बिल्डिंग में छोटे छोटे बम लगाता है ताकि सारे हथियार नष्ट हो सके। जैसे ही धमाके होने वाले होते हैं, दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा बेस पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन इसी वक्त खली एक बार फिर एंट्री करता है। मैक्स और एजेंट 99 दोनों मिलकर भी उससे लड़ नहीं पाते। मैक्स समझ जाता है कि वह ताकत से खली को नहीं हरा सकता, इसलिए वह दिमाग का इस्तेमाल करता है। वह अचानक कह देता है, तुम्हारी पत्नी के साथ सब ठीक नहीं चल रहा है ना? ये सुनकर ऐसा लगता है कि इतने विशाल और ताकतवर आदमी की जिंदगी में भी छोटी छोटी पर्सनल परेशानियां हैं। इसके बाद खली भावुक हो जाता है और कहता है, हाँ यार, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। मैक्स उसकी भावनात्मक कहानी सुनता है और खली दोनों की जान बख्श देता है और उन्हें जाने देता है। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मैक्स एजेंट 99 से पूछता है, तुमने अपना चेहरा सर्जरी से क्यों बदला? क्या पहले बहुत बुरी दिखती थी? एजेंट 99 उसे सच्चाई बताती है, एक मिशन के दौरान मुझे दुश्मन एजेंसी के एक एजेंट से प्यार हो गया था। इसी वजह से मेरी पहचान उनकी एजेंसी के सामने उजागर हो गई। मेरे पास दो विकल्प थे, या तो ऑफिस में बैठकर फाइलें घुमाती रहूं या फिर अपना चेहरा पूरी तरह बदलकर दोबारा फील्ड में लौटूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना। दूसरी तरफ हम सीग और स्टार्कर को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीग बहुत जल्द लॉस एंजलिस शहर पर एक बड़ा हमला करने वाला है। अगले दिन चीफ के आदेश पर एजेंट 23 उस जगह पर जाता है जहां मैक्स ने न्यूक्लियर मटेरियल देखने का दावा किया था, लेकिन वहां उसे किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता। इससे चीफ को शक हो जाता है कि कहीं मैक्स उन्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इसी शक के चलते वो मैक्स को हेडक्वार्टर की जेल में बंद कराने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीग वाइस प्रेसिडेंट को एक धमकी भरा मैसेज भेजता है। वह कहता है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई न्यूक्लियर हथियार इकट्ठा किए हैं और उन्हें अमेरिका के 20 दुश्मन देशों में भेज दिया गया है। इन बमों को एक्टिवेट करने का कोड काउस के पास है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये कोड उन देशों को भेज दिए जाएंगे। सीग एक $100 बिलियन की मांग करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसे मजाक समझता है और कॉल काट देता है। हेडक्वार्टर में चीफ वाइस प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है कि वे पिछले कई दिनों से काउस को ट्रैक कर रहे हैं और काउस ने सच में भारी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल चुराया है, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसी कारण चीफ, एजेंट 23 और एजेंट 99 लॉस एंजलिस के मेयर से मिलने जाते हैं ताकि उसकी मदद से काउस को रोका जा सके। इधर जेल में बंद मैक्स को दिलीप यानी खली का एक मैसेज मिलता है। दिलीप उसे बताता है कि सीग लॉस एंजलिस को निशाना बनाने वाला है। असल में दिलीप सीग का बॉडीगार्ड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बॉस इतना नीचे गिर सकता है। जब उसे पता चलता है कि इस हमले में निर्दोष लोग मारे जाएंगे तो वो मैक्स को ये जानकारी भेज देता है। मैक्स अपनी चालाकी से जेल के गार्ड्स को धोखा देता है और जेल से फरार हो जाता है। इसमें ब्रूस और लॉयड भी उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ जब चीफ देश के प्रेसिडेंट से मिलता है तो वह सारी बातें सुनने के बाद भी यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि यह भी रोज आने वाली झूठी धमकियों में से एक है। बिना और कुछ सुने वो सबको वापस भेज देता है। चीफ, एजेंट 23 और एजेंट 99 हेलीकॉप्टर से लौट रहे होते हैं, तभी एजेंट 99 को मैक्स का फोन आता है। बातचीत से चीफ को समझ आ जाता है कि मैक्स जेल से भाग चुका है और पहले ही लॉस एंजलिस पहुंच गया है। चीफ तुरंत आदेश देता है कि मैक्स की कॉल ट्रेस की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। कमांडोज फोन की लोकेशन ट्रेस करके एक इमारत में पहुंचते हैं और वहां एक आदमी को घेर लेते हैं, लेकिन वो आदमी मैक्स नहीं होता। उसी वक्त पता चलता है कि मैक्स हाईटेक जूतों की मदद से कॉल कर रहा था। असल में मैक्स उसी बिल्डिंग में मौजूद था जहां चीफ और उसके दोनों एजेंट थे। मैक्स चीफ को बताता है कि वो वहां बम ढूंढने आया है। चीफ पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। मैक्स बताता है कि उसे एक रेडियो शो के दौरान एक कोडेड मैसेज मिला था। ये मैसेज काउस के ही एक एजेंट ने भेजा था, जो एक लड़ाई के दौरान मैक्स का दोस्त बन गया था। मैक्स की बात सुनकर एजेंट 99 को भी दिलीप याद आ जाता है। इतना बड़ा और ताकतवर आदमी कोई कैसे भूल सकता है। इसी वजह से वह चीफ से कहती है कि उन्हें मैक्स पर भरोसा करना चाहिए। वह जानता था कि चीफ उसे फिर से जेल में डाल सकता है, फिर भी वह सबको चेतावनी देने यहाँ आया। यह सोचकर चीफ मैक्स पर भरोसा करने का फैसला करता है।
जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उसी शाम प्रेसिडेंट डिज्नी हॉल में होने वाले एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने वाला है। इसी वजह से वे डिज्नी हॉल की जांच करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर हमें डिज्नी हॉल के पास एक सीन दिखाया जाता है जहां सीक दिलीप को धमका रहा होता है। वह कहता है कि उसने बेकरी वाली लड़ाई देखी थी और उसने नोटिस किया था कि दिलीप ने जानबूझकर एजेंट्स को छोड़ दिया। वह चेतावनी देता है कि अगर इस बार कोई गलती हुई तो उसकी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनने के बाद दिलीप मजबूरी में एक ब्रीफकेस कॉन्सर्ट हॉल के अंदर पहुंचा देता है। उसी समय चीफ और बाकी एजेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होता है इसलिए प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगे गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते। इसके बाद वे हॉल में घुसने का कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं। इसी दौरान जब मैक्स एजेंट 23 के पास जाता है तो उसकी घड़ी फिर से बीप करने लगती है। एजेंट 99 बताती है कि इसका मतलब है कि वहां न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है, लेकिन एजेंट 23 पहले ही कह चुका था कि उसे वहां कोई सबूत नहीं मिला था। उसी पल चीफ को समझ आ जाता है कि मैक्स झूठ नहीं बोल रहा था, झूठ एजेंट 23 बोल रहा था। असल में एजेंट 23 भी काओस के साथ मिला हुआ था। जब मैक्स एजेंट 23 से उसके हाथ में पकड़े ब्रीफकेस को खोलने के लिए कहता है तो एजेंट 23 एजेंट 99 पर बंदूक तान देता है और वहां से भाग जाता है। चीफ और मैक्स कार से उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है कि एजेंट 23 बम को एक्टिवेट कर देता है और इसकी जानकारी सीक को दे देता है। इसके बाद चीफ और मैक्स एक एयरक्राफ्ट से उसका पीछा करने लगते हैं। जल्द ही वे एजेंट 23 की कार तक पहुंच जाते हैं। सड़क बहुत नीचे होती है, इसलिए मैक्स एक स्ट्रैप पकड़कर एजेंट 23 की कार में घुसने की कोशिश करता है। एजेंट 23 उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैक्स फिर भी कार के अंदर पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच एजेंट 99 मैक्स के गैजेट की मदद से अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह कार के डैशबोर्ड का एक बटन दबा देती है। इससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सड़क से उतरकर रेलवे ट्रैक पर चली जाती है। किसी तरह एजेंट 23 को बेहोश करने के बाद मैक्स एजेंट 99 की हथकड़ियां खोल देता है। इस हादसे की वजह से ब्रीफकेस के अंदर मौजूद वह डिवाइस खराब हो जाता है जिससे एजेंट 23 ने बम को एक्टिवेट किया था। डिवाइस को ध्यान से देखने पर मैक्स को एक अहम सुराग मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि बम साउंड एक्टिवेटेड है। जैसे ही आखिरी म्यूजिकल नोट बम तक पहुंचेगा वो अपने आप फट जाएगा। ये पता चलते ही दोनों चीफ के साथ हॉल की ओर दौड़ते हैं। जब एक गार्ड चीफ को रोकने की कोशिश करता है तो चीफ उसे सीधे चेहरे पर मुक्का मारता है। आखिरी नोट बजने से ठीक पहले मैक्स म्यूजिशियन को गिरा देता है। एजेंट 99 सिक्योरिटी को बताती है कि हॉल के अंदर बम है। मैक्स अंदाजा लगाता है कि बम पियानो के नीचे होगा और उसका अंदाजा सही निकलता है। दूसरी ओर सीक को पता चलता है कि एजेंट्स ने बम को फटने से रोक दिया है। गाड़ी चलाते हुए वह दिलीप से कहता है कि चूंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया है इसलिए वो उसकी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन फिर वह उसकी पत्नी का अपमान करता है और पूछता है कि दिलीप इतने सालों तक इतनी बदसूरत औरत के साथ कैसे रह पाया। ये सुनते ही खली का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सीक को कार के दरवाजे समेत पुल से नीचे फेंक देता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स आखिरकार एजेंट 99 का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक एक्शन पैक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।